जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 71st प्रीलिम 2025 के एडिटोरिया के समर्पण सीरीज का टेस्ट सीरीज नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टोटल जो आपका वीडियो हो गया है, 6 वीडियो हो गए हैं एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज पे। तो आपको जो भी टेस्ट सीरीज है आपको आप सीरियल वाइज जाइए, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, 1 से लेकर 5 तक देखिए, तब उसके बाद आपका 6 नंबर पे देखिएगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है हमारे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हमारा दो जगह दिया हुआ है। एक तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और दूसरा आपका कमेंट सेक्शन में आपका पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ पर हमारा आपका क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आपको 1 से लेकर 6 तक का आपको वीडियो वहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ कि PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं कहाँ पे मिलेगा, तो PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप इसको धैर्यपूर्वक देखिएगा और मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि आप इसको सीरियल वाइज देखिएगा। पहले टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे कोशिश करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो उसको आपको एक नोट्स बना लेना है, सो डैट आपको काफ़ी लास्ट टाइम रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो फिर ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो धैर्यपूर्वक आप देखने वाले हो देखना है इसको। बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जाके मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप यहाँ से इस टेस्ट सीरीज से आप लगभग जो आपका 30-40 क्वेश्चन आपको वहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा, और इनडायरेक्टली तो आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे वहाँ पे, तो ठीक है। और मैं भी ये भी बता दूं कि टेलीग्राम अगर आपको मैंने 68, 69 और 70 तीनों BPSC का प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, तो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का आपके पास डाउट हो रहा हो या डिस्कशन करना हो या फिर किसी भी टाइप का आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में ही ज्वाइन करके आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अपने कोई भी बात हो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं माना जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसे संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं माना जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका अस्थायी सरकार। जो आपका ये आपका संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं मानते हैं। बाकी इसमें कौन कौन से आएंगे, लचीली सरकार होती है, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। और ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 75 में, जहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपका किसके उत्तरदायी होता है, वो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 75 का 1 में आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं मानते हैं, तो अस्थायी सरकार जो आपका ये आपका संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष के बारे में। कथन कह रहा है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सत्ता विकेंद्रीकृत होती है, यानी जो कह रहा है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में आपका सत्ता विकेंद्रीकृत होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होता है, ये आपका सही है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सत्ता विकेंद्रीकृत नहीं होती है, जहाँ पे सेंट्रलाइज होता है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है, तो आपका 31 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। 30 साल होनी चाहिए आपका न्यूनतम आयु आपका राज्यसभा के लिए। 25 वर्ष आपका लोकसभा के लिए हो जाएगा। 21 वर्ष आपका किसके लिए, 21 वर्ष आपका म्यूनिसिपालिटी यानी ग्राम पंचायत जिस समय आपको इलेक्शन लड़ना है, तो आपका 21 वर्ष चाहिए। और बाकी जो 35 वर्ष चाहिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए आपको 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कह रहा है कि राज्यसभा कैसे भंग हो सकता है। तो राज्यसभा को कैसे भंग कर सकते हैं, तो ये जगह यहाँ पे राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जिसको कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का परमानेंट बॉडी है। मतलब परमानेंट बॉडी है, मतलब जिसको कोई क्लोज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप 5 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 क्या है, संविधान में संशोधन करने के, यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही है पूछा है। संविधान में संशोधन करने के विषय में लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा की तुलना में अधिक है। यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं
वो राज्यसभा की तुलना में अधिक है, आपका गलत है। यहाँ पे लोकसभा की शक्ति जो होती है बराबर होती है राज्यसभा की तुलना में, ठीक है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये आपका सही है। तो केवल हमारा दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संविधान संशोधन जो होता है आपका, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ जो होती है बराबर होती है, दोनों में आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। अगर वही बात करें धन विधेयक में आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित करते हैं। धन विधेयक में राज्यसभा की जो शक्तियाँ होती है वो आपके 0 होती है। तो हमारा पहला गलत हो गया, दूसरा आपका सही हो गया, ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट की जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? यानी कैग जो रिपोर्ट सबमिट करता है उस रिपोर्ट का जांच कौन करता है? तो उस रिपोर्ट का जांच करने वाला है लोक लेखा समिति हो जाएगा। यानी भारत के कैग की रिपोर्ट जो है आपका, उसकी जाँच के लिए कौन सी संसदीय समिति करती है? तो लोक लेखा कमेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी है? लोक लेखा कमिटी। याद रखिएगा इसके बारे में कि कैग जो हमारा हम जो आपका पावर पाता है वो आपका कैग एक्ट 1971 से आपका ये अपना शक्ति प्राप्त करता है। इसके साथ ही जो पहला कैग जो थे कौन थे? एडवर्ड ड्रूमर जो थे आपके, एडवर्ड ड्रूमर पहले कैग बनाए गए थे, याद रखना है। और ये जो है इसका आर्टिकल कौन सा है? 148 से लेकर 151 इसका आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिक्त स्थानों को बताना है कि भरना है कि प्रायः संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः क्या है आपका 2:1 के अनुपात में लिया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रायः जो है आपका संसद की अस्थायी समिति जो होती है, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी होते हैं, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी, उसमें जो सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से क्रमशः किस अनुपात में लेते हैं? तो लोकसभा से दो गुना लेते हैं और राज्यसभा में 1 गुना लेंगे। तो इस अनुपात में 2:1 के रेशियो में लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है? तो आरंभिक क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्यायालय के कौन सा इनमें से आता है? पहला देखेंगे, भारत संघ तथा एक से अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद होता है आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आता है। ठीक बात, सही बात है। नेक्स्ट है आपका भारत संघ तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। दूसरा है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद, और या दो से अधिक राज्यों के बीच में का विवाद हो जाएगा। इनमें से जो आएगा आपका दूसरा आपका नहीं आता है, बाकी पहला, तीसरा, चौथा में आपका आता है, जो कि आपका उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। तो कौन कौन सा है यहाँ पे कि भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद होना चाहिए, मौलिक अधिकार से संबंधित वाद होना चाहिए, या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद होना चाहिए। तो दूसरा आपका गलत है, आपका 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर्टिकल दे रखा है, क्या कौन सा आर्टिकल किस में आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका आर्टिकल यहाँ पे पहला देखेंगे, यहाँ पे जो आंसर दे रखा है 10 का बी दे रखा है यहाँ पे कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं वो आपका आर्टिकल 71 में आता है। फिर उसके बाद करते हैं दीवानी मामलों के सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय आधिकारिक जो है आपका अपीलेट जो जुडिक्शन होता है वो किस में आता है, तो आपका अनुच्छेद 133 में आएगा। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता किस में आती है, तो सलाहकारी में आएगा आपका यहाँ पे आर्टिकल 143 में, जो कि एडवाइजरी जुडिक्शन होता है। और सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय जो होता है आपका आर्टिकल 129 कहलाता है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पे जो हमारा आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद आपका आर्टिकल 171। दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता यानी अपीलेट जुडिक्शन आपका आर्टिकल 133। सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुडिक्शन यानी सलाहकारी अधिकारिता वो आपका आर्टिकल 143, और आपका सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अब बताना है कि कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट दे रखा है, कौन सा यहाँ पे सही है पूछ रहा है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट देखेंगे। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपनी परामर्शी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपना मत व्यक्त करें। देखिए किसी भी टाइप का कोई भी आपका बाध्यकारी नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन गया यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन चला गया यहाँ पे, पहला गलत।
दूसरा है आपका परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तो दूसरा आपका सही है कि सही बात है कि पूर्ण पीठ वहाँ पे सुनवाई करता है। तीसरा यहाँ पे है कि परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। सही बात है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का बाध्यकारी नहीं होता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। चौथा देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता कि शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, यह आपका गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, एक बार में एक से अधिक भी भेज सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपको वो एक लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी हो गया, आप एक बार हिंदी में हो गया तो आप एक बार इंग्लिश में आप रिविजन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी कंसीडर एज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इनमें से कौन सा फीचर जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का नहीं है? तो परमानेंट गवर्नमेंट जो आपका, ये आपका पार्लियामेंट्री फीचर का सिस्टम नहीं है। बाकी फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, और आपका ऑपोजिशन का जो रोल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। नेक्स्ट है दूसरा आपको बताना है कौन सा इनमें सही है। पहला है जो ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट, यहाँ पे पावर इज डिसेंट्रलाइज इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, वो आपका सेंट्रलाइज होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और दूसरा है कि इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एक्सिक्यूटिव। प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्सिक्यूटिव का हेड होता है। तो पहला सही हो गया, दूसरा पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो आपका 30 साल होनी चाहिए। 21 साल आपका म्यूनिसपालिटी के लिए होता है, यानी म्यूनिसपालिटी या पंचायत के इलेक्शन के लिए होता है। 25 साल आपका जो होता है आपका लोकसभा के इलेक्शन के लिए, और 35 साल आपका गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए होता है। नेक्स्ट है हाउ इज द राज्यसभा डिजॉल्व। राज्यसभा कैसे डिजॉल्व होता है? कभी भी राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि एक परमानेंट बॉडी है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला है द लोकसभा हैज़ मोर पावर दैन द राज्यसभा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो उसमें जो लोकसभा का शक्ति है राज्यसभा से ज़्यादा है। तो ये आपका गलत है, लोकसभा का शक्ति राज्यसभा के बराबर होता है। और मनी बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित करते हैं। पहला सही हो जाएगा, यानी दूसरा सही हो जाएगा। ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट को कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है एग्जामिन करती है? तो ये हो जाएगा आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेगा, लोग यहाँ पे कह रहा है यूजुअली, प्रायतः क्या होता है? द मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट के जो स्टैंडिंग कमेटी होते हैं उनके मेंबर जो होते हैं आपका लोकसभा और राज्यसभा से लिए जाते हैं। किस रेशियो में? तो आपका 2:1 के रेशियो में, यानी 2 आपका, अगर 2 लोकसभा से लेंगे तो 1 उनमें से राज्यसभा में जाएगा, 1 जो है राज्यसभा से लेंगे, यानी 2:1 के रेशियो में लेते हैं, टोटल 3। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में टोटल मेंबर जो है आपका कितने होते हैं? तो आपका 30 होते हैं, याद रखिएगा। क्या है? जो एस्टीमेट कमेटी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं 30 होते हैं। 30 के 30 कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं एस्टीमेट कमेटी। आप मेरे को बताइएगा पहला जो एस्टीमेट कमेटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग जो है सही है। पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि जो डिस्प्यूट होता है बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, यहाँ पे कह रहा है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यहाँ पे कह रहा है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बता रहा है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कौन कौन आता है? तो डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड द वन और मोर स्टेट, यानी यूनियन ऑफ इंडिया होगा एक तरफ और दूसरे तरफ में एक या एक से अधिक स्टेट होंगे। फिर दूसरा कह रहा है कि डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनी यूनियन टेरिटरी, आपको यूटी के अंडर में नहीं होता है, यूटी का कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं होता है। तीसरा आपका डिस्प्यूट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, ये भी होता है। और चौथा आपका कि डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, 3, 4। नेक्स्ट है मैच करना है। फिर से यहाँ पे देख लीजिए कि जो डिस्प्यूट होता है इलेक्शन का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल 71 में होता है, आर्टिकल 71, यानी जो भी डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वो आपका आर्टिकल 71 से
सॉल्व होता है। एपिलेट जुडिक्शन आपका आर्टिकल 133 हो जाएगा। फिर जो है आपका एडवाइजरी जुडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143, और सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है वो आपका आर्टिकल 129 होता है। और जो ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, ऊपर में हमने देखा था, जो ओरिजिनल जुडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का वो आपका आता है आर्टिकल 131 में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 4 स्टेटमेंट दे रखा है, बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे बाइंडिंग जो था, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग कर दिया है यहाँ पे। तो बाइंडिंग किसी भी टाइप का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है। यहाँ पे हमेशा क्या होता है आपका नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है जो भी। तो पहला स्टेटमेंट यहीं पे हमारा गलत हो गया। दूसरा है एनी रेफरेंस रिसीव अंडर द पावर ऑफ एडवाइजरी जुडिक्शन इज हर्ड बाय द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए किसी भी टाइप का जो रेफरेंस जो एडवाइजरी जुडिक्शन में कोई भी आपका रिसीव होता है रेफरेंस, तो वो किसके द्वारा सुना जाता है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के द्वारा सुना जाता है। तो दूसरा सही है। तीसरा है द ओपिनियन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्रेस एज ए रेफरेंस, जो भी एक्सप्रेस किया जाता है रेफरेंस के तौर पे, वो होता है एडवाइजरी नेचर का होता है, जो कि बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पे। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और ओनली वन रेफरेंस नहीं है, वो आपका एक से ज़्यादा आपका रेफरेंस कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा सही है, तो 2 और 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का आधारभूत ढांचा जो है आपका घोषित किया था। तो किस वाद में किया था, तो ये क्या था आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि मिनर्वा मिल्स तथा भारत संघ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को क्या है संविधान का आधारभूत जो है आपका ढांचा घोषित किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद द्वारा वर्ष 2014 में एनजेएसी अधिनियम पारित किया गया था। इसमें जे का पूर्ण विस्तार क्या था, तो जे का जो पूर्ण विस्तार था वो क्या था आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इस तरीके से था, कमीशन था। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है जो असर्शन रीजनिंग का जो सवाल है वहाँ पे बताना है। तो ये पहला जो ऑप्शन है आपका, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश राज्य के सभी प्राधिकरणों, नागरिकों और सरकारी संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो क्या है आपके बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, सही बात है। क्यों होते हैं बाध्यकारी, क्योंकि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय, इसलिए वहाँ पे बाध्यकारी होता है। तो जाहिर सी बात है इसका स्टेटमेंट जो है आपका रीजन बता रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही है, और ए जो है एक ही सही व्याख्या करता है। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश राज्य के सभी प्राधिकरणों, नागरिकों और सरकारी संस्थानों के लिए बाध्यकारी होता है, क्योंकि उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। तो पहला दोनों ही क्या है आपका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना है, वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है कि पर्यावरण संरक्षण और उससे संबंधित विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम वर्ष कब आया था। यानी ये जो आपका एनजीटी जो है कब वर्ष में आया था, ये था आपका आर्टिकल कराऊँ यहाँ पे 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो आपका आया था कब, 2010 में आया था। तो 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनजीटी एक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 तथा अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तो कौन सी योग्यता नहीं निर्धारित की गई है, तो यहाँ पे पहला है आपका विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये आपका सही है, रखा गया है। उस राज्य से संबंधित हो जिस राज्य में उसे नियुक्त किया हुआ है, ये आपका ये योग्यता निर्धारित नहीं किया गया है, ये आपका गलत है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, ये भी किया गया है, और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो हमारा पहला, तीसरा, चौथा तो किया गया, लेकिन दूसरा आपका नहीं किया गया, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है कि वहाँ पे जो अगर जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो उपलब्धियां हैं, मतलब परिलब्धियां हैं और भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध संवैधानिक कदाचार के आधार पर उसकी पदावधि के दौरान दंडिक कार्यवाही संस्थित की जा सकती है। तो की जा सकती है तो नहीं, यहाँ पे वो उसके जो अगर पद के दौरान है तो वहाँ पे नहीं किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा कि जो है आपका उसका भत्ते जो है उसका सैलरी और एमोलमेंट्स का कम नहीं हो सकता है। बाकी जो आपका अगर कोई किसी भी संवैधानिक कदाचार में आता है तो उसके जो पदावधि के दौरान जो है उसको कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, फिर इसको मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। मिलान है हमारा न्यायिक शक्तियाँ के बारे में, यानी आर्टिकल के बारे में है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वहाँ पे सी हो जाएगा। पहला का पहला है आपका न्यायिक शक्तियाँ आर्टिकल 161 में आता है। अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ आपका किस में आएगा, 213 में आ जाएगा। फिर जो है विधेयक की स्वीकृति देने की शक्ति किस में आएगी, वो आपका आएगी आर्टिकल 200 में। विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति किस में है, तो आर्टिकल 174 में है। तो आर्टिकल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। न्यायिक शक्तियाँ आपका आर्टिकल 161 में होती है। न्यायिक शक्तियाँ अध्यादेश जारी करना होता है 213 में। विधेयक की स्वीकृति देते हैं आपका आर्टिकल 200 में। और विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति आपका आर्टिकल 174 में दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपने विवेकाधिकार के कुछ सीमित मामलों में कार्य कर सकता है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल जो है अपने विवेकाधिकार के कुछ सीमित मामलों में कार्य कर सकता है, ये आपका बता रखा है इसमें 163 में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका या विधायिका से संबंधित सभी जानकारियों को प्रदान करेगा। यह प्रावधान किस में किया गया है, वो यह प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 167 में किया गया है। आर्टिकल 167 कहता है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका या विधायिका से संबंधित सभी जानकारियों को प्रदान करना होता है। ठीक है, तो यह प्रावधान आर्टिकल 167 में किया गया है। 165 में क्या है, 165 में हो जाएगा आपका यहाँ पे किसका, एडवोकेट जनरल का हो जाएगा। और आर्टिकल 169 में क्या हो जाएगा आपका, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका बनाना, एबोलिशन करना या फिर उसका क्रिएट करना, इसमें आता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री का क्या हो गया, मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि जो आपका मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होगा वो कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उसके राज्य के विधानसभाओं के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। नहीं, आपका गलत दे रखा है कि राज्य, देखिए विधानसभा में विधानसभा का 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 होता है, तो आधे से अधिक तो होगा नहीं, यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो नाम निर्देशित नहीं करता है, याद रखिएगा, ना तो एक ना तो यहाँ पे कोई भी दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, किसी राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य स्थानीय निकायों से निर्वाचित किए जाते हैं, यानी स्थानीय निकायों से जो है निर्वाचित कितने होते हैं, तो आपका 1/3 होते हैं। तो किसी राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य स्थानीय निकायों से निर्वाचित किए जाते हैं, तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जुडिशियल रिव्यू जो होगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये था आपका मिनर्वा मिल केस 1980, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो NJSC एक्ट वाज पास बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2014 में NJSC एक्ट को पास किया गया था, जिसमें जे का फुल फॉर्म क्या था, तो जुडिशियल हो गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी या फिर कमीशन। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, देखिए यहाँ पे द डिसीजन एंड द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द अथॉरिटी, सिटीजन एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। सही बात है, किसी भी स्टेट का जो आपका अगर जो है कोई भी डिसीजन जो है हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है तो वो डिसीजन जो हो जाएगा आपका बाइंडिंग हो जाएगा, वो सारे अथॉरिटी पे बाइंडिंग होगा, वो सारे सिटीजन पे बाइंडिंग होगा और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उस पर भी आपका बाइंडिंग हो जाएगा जो भी उस स्टेट में है। दूसरा है रीजन क्या है, क्योंकि जो हाई कोर्ट का होता है एक क्या है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेट में क्या है, ऑप्शन ए इसका खोजेगा कि एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है आपका पास किया गया था 2010 में। NGT एक्ट कब आया था, 2010 में आया था। किसके लिए आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आया था एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू इट। और जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है और उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपका डिस्प्यूट होते हैं उसका सेटलमेंट जो था NGT के द्वारा किया जाता है और ये जो आपका 2010 में आया था।
नेक्स्ट है विच क्वालिफिकेशन इज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 157 एंड आर्टिकल 158 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आर्टिकल 157 और 158 में कौन सा जो है क्वालिफिकेशन जो है गवर्नर के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो पहला है आपका गवर्नर इज क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सही बात है, क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो आपका लेजिस्लेटिव के असेंबली के मेंबर बन सके, उसके लिए क्वालिफाई होनी चाहिए वो। बिलोंग टू द स्टेट इन विच ही इज़ टू बी अपॉइंटेड, ये आपका गलत है। जिस स्टेट में होगा वो अपॉइंट किया जाएगा उस स्टेट का वहाँ पे होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। तीसरा है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी आपका सही है। और उसका एज जो होगा 35 साल के आसपास होना चाहिए। तो तीनों ही है, बाकी दूसरा वाला स्टेट में यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। पहला है द इमॉलमेंट्स एंड द अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, जो किसी भी गवर्नर स्टेट का गवर्नर जो है उसका इमॉलमेंट और उसका अलाउंस वो रिड्यूस नहीं किया जा सकता है उसके टर्म्स ऑफ ऑफिस के दौरान। सही बात है पहला। दूसरा है जो क्रिमिनल प्रोसीजिंग होता है अगर किसी गवर्नर के अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट किया जाता है क्रिमिनल प्रोसीजिंग किसी भी स्टेट में उसके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान, तो वो क्या होता है ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट, यानी कह रहा है कि इंस्टीट्यूट कर दिया जा सकता है लेकिन वो है इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, गवर्नर के अगेंस्ट में उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी टाइप का जो क्रिमिनल प्रोसीजिंग है वो इंस्टीट्यूट नहीं होता है, याद रखना है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला आपका सही हो गया। ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर देखेंगे, जुडिशियल पावर किस में आता है, आर्टिकल 161 में हो जाएगा। ऑर्डिनेंस किस है, आर्टिकल 213। जो एसेंट टू बिल आर्टिकल 200 में आता है। और जो समॉन करना हो, एडजॉर्न करना हो और डिसॉल्व करना हो लेजिस्लेटिव असेंबली को, वो आपका आर्टिकल 174 में आता है। देखिए एसेंट ऑफ बिल में जो है, जो एसेंट ऑफ बिल में जो आपका आर्टिकल 200 है, इसमें आपका जो है जो स्पीकर का कास्टिंग वोट भी आता है। ठीक है, स्पीकर ऑफ द स्टेट का कास्टिंग वोट भी आता है। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत जो गवर्नर कैन एक्ट इन सर्टेन लिमिटेड मैटर इन हिज डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिशनरी पावर किस में दे रखा है गवर्नर का, तो आपका आर्टिकल 163 में दे रखा है। डिस्क्रिशनरी पावर किस में दे रखा है गवर्नर का, तो आपका आर्टिकल 163 में दे रखा है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये जो चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसके रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी है कि वो इसको गवर्नर तक इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये प्रोविजन किस आर्टिकल में दे रखा है, तो ये जो प्रोविजन है आपका आर्टिकल 167 में दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 163 हम लोग ऊपर देखें, 167 ये देख लिए। 165 कौन सा है, आपका एडवोकेट जनरल का है। 169 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनाना या उसको एबोलिश करना, ये आपका आर्टिकल 169 में हो जाएगा। आर्टिकल 163 क्या है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी 163 यहाँ पे देख लिए, आप बताइएगा क्या आप पढ़े थे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर इज बाय द गवर्नर। देखिए 164 आर्टिकल 164 के अनुसार क्या है, आपका चीफ मिनिस्टर के बारे में बता रखा है, पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे जो है चीफ मिनिस्टर जो है आपका किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो यहाँ पे अपॉइंटेड होता है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 के अनुसार जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर जो होता है अपॉइंटेड होता है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे। पहला है इन इंडिया, भारत में द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कैन बी मोर देन हाफ ऑफ द साइज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल जो होता है, काउंसिल जो होता है आपका, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्टेट जो जितने भी मेंबर होते हैं उसके आधे से अधिक हो सकता है। तो ये आपका पहला गलत है। वो कितना होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का 1/3 होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। दूसरा, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट स्टेट। गवर्नर जो आपका नॉमिनेट नहीं करता है, तो ये पहला। दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा, तो कोई भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकल बॉडी। लोकल बॉडी से कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट मेंबर जो है, कितने मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुने जाते हैं, तो 1/3 हो जाएगा लोकल बॉडी से। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर जो है आपका लोकल बॉडी से चूज किए जाते हैं, चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3। 24 नंबर क्वेश्चन फिर से आर्टिकल आ गया, यहाँ पे मैच करना है हमें 24 नंबर का।
यहाँ पे इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन सी। चलिए, विधानसभा का कार्यकाल जो है आपका किस में आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 172 में हो जाएगा। विधानसभा का विघटन जो है आपका आर्टिकल 174 हो जाएगा। विधानसभा की संरचना जो है आपका किस में है, आर्टिकल 170 में हो जाएगा। और विधानसभा परिषद का जो गठन होता है वो आपका आर्टिकल 169 होता है। ठीक है, तो विधानसभा का फिर से देख लेते हैं एक बार कि इसका जो है कौन सा है, आर्टिकल ऑप्शन सी है। विधानसभा का कार्यकाल किस में आएगा, तो कार्यकाल जो आपका आर्टिकल 172 में आता है, कार्यकाल 72 में आएगा। 172 विधानसभा की विघटन जो है आपका किस में आएगा, तो विघटन आएगा 174 में। विधानसभा की संरचना किस में आएगी, तो संरचना आएगा आपका 170 में। और विधान परिषद का गठन होगा आपका 169 में। नेक्स्ट है, वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे कितनी हो सकती है, तो ये आपका यहाँ पे 500 हो सकती है। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या आपका 500 हो सकता है। और विधान परिषद का जो है 500/3 हो सकता है। यहाँ पे ए और आर का बात देखिए, यहाँ पे कि ए दे रखा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद द्वारा की जाती है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, तो इसमें कोई यहाँ पे गलती नहीं है। तो पहला तो आपका सही है। दूसरा है आपका, इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, ओनली यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। यानी कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का जो गठन होता है विधानसभा से पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद द्वारा किया जाता है, तभी तो आर्टिकल 169 होता है, 169। इस प्रक्रिया में आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाता है, 368 का प्रयोग नहीं होता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान जो आपका, ये आपका 1952 का था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका 1952 का हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से हुआ है, ये आपका स्टार्ट हुआ है 1952 से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार के रूप में किसे जानते हैं, तो ये हम बलवंत राय मेहता समितियों का जानते हैं। और ये कब आया था, 1957 में आया था, याद रखना है। इसके 20 साल बाद अशोक मेहता कमेटी आया था, जो कि आपका 1977 हो जाएगा, याद रखना है। LMCB कमेटी जो है 1986 का था। और यहाँ पे जो इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बताया था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायत को। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है। और यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन सा पहले आया था। देखिए यहाँ पे तो आंसर है आपका पहला डी है यहाँ पे, कि सबसे पहले जो आपका GV राव कमेटी आया था, उसके बाद जो है आपका LMCB कमेटी आया था, उसके बाद जो है आपका गडजिल कमेटी आया था, उसके बाद आपका थुंगन समिति आया था। थुंगन समिति जो है 1988 में आया था, 1988 में आपका थुंगन कमेटी आया था। गडजिल कमेटी जो आपका 1986 में ही आया था। LMCB 1986 और ये आपका 1985 के आसपास GV राव कमेटी आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष जो है कब आया था, पारित किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन जो आपका पारित किया गया था 1992 में। सिंपल सा है कि जो 73वां संविधान संशोधन जो आपका पारित किया गया था 1992 में, इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में। और फिर जो है यहाँ पे 24 अप्रैल को यहाँ पे पंचायती राज दिवस हम यहाँ पे मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं सूची में पंचायत की शक्तियों तथा विषय वस्तु की चर्चा की गई है। इसके तहत कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो पंचायत में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो याद रखना है कि पंचायत में आपका 29 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 11वीं सूची में अगर हम बात करते हैं 11वीं सूची में, तो यहाँ पे जोड़ के कौन सा 11 बनता है, देखिए 9 और 2 11 बनेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों तथा विषय वस्तु की चर्चा की गई है। कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो 29 विषय शामिल किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। वही अगर 12वीं अनुसूची में पूछेगा तो कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सा विषय जो है आपका संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन जो आपका BPSC पूछा गया था अपने प्रीवियस ईयर पेपर में
याद रखना है। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका उच्च शिक्षा शामिल नहीं है, बाकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा दे रखा है और महिला एवं बाल विकास दे रखा है। तो ये तीनों है, लेकिन आपका कौन सा नहीं है, तो उच्च शिक्षा यहाँ पे नहीं आता है। भारतीय संविधान में भाग 9A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान का जो भाग 9A है उसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 74 याद रखना है। अब भाग 9 को जो है आपका 73वें में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन किसको कहते हैं? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 97 97 है, 97 किसके लिए था? तो 97 जो था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था। 97 जो है 97वां संविधान संशोधन कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा। और 10th शेड्यूल में जो है दल बदल अधिनियम जो आपका 52वां संविधान संशोधन कब आया था? 1985 में आया था। और किसके टाइम में आया था? ये आपका राजीव गांधी के टाइम में आया था। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। कह रहा है, कहने का मतलब है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या जो है यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किस टाइप का प्रयोग है? आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही पूछ रहा है। यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? 35 का। पहला देखते हैं, पंचायतों में सीटों का आरक्षण जो था आपका 243D में है। ये तो आपका सही है कि जो आपका सीटों का आरक्षण जो दे रखा है आर्टिकल 243D में दे रखा है। राज्य चुनाव आयोग के गठन संबंधी उपबंध जो आपका आर्टिकल 243B में नहीं है, ये आपका 243K में है। आर्टिकल 243K में आपका इलेक्शन के बारे में दे रखा है। आपका पूरा ये आसानी से याद होना चाहिए। तो आपका डी में आपका आ जाएगा रिजर्वेशन हो जाएगा, ई में आपका ईयर है तो आपका यहाँ पे ड्यूरेशन हो जाएगा, एफ में आपका फेल्यूर होता है तो एफ से फेल्यूर होता है तो एफ से आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, जी में आपका फंक्शन हो जाएगा, एच में आपका वही होगा टैक्सेस से संबंधित हो जाएगा, आई में फाइनेंस कमीशन हो जाएगा। उस तरीके से आप फाइनेंस कमीशन टैक्स और आपका कैग का ऑडिट का आ जाएगा यहाँ पे। तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे कौन सा है यहाँ पे कि यहाँ पे पहला तो स्टेटमेंट सही है कि आपका डी में आपका रिजर्वेशन दे रखा है और यहाँ पे ये आपका बी में आपका गलत दे रखा है। यहाँ पे गठन यहाँ पे आपका 243K में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ओनली ए सही है। वर्तमान में भारत में कुल कितने संघ शासित क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? तो 28 स्टेट है और 8 यूटी है। तो कितने हो जाएगा? 8 यूटी है। कितने यूटी है? 8 यूटी है, याद रखना। 28 स्टेट 8 यूटी। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1 कहता है। अब चलिए रिवीजन कीजिए, बताइए कौन कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कौन सा है आपका 24 नंबर का। 24 नंबर का मैंने बताया था कि 24 का जो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थोड़ा सा टफ होता है। देखिए स्टेट, देखिए सेंटर वाला तो आप याद करेंगे, लोकसभा का टर्म्स ऐसे याद कर लेंगे, लेकिन जो स्टेट वाला जो होता है 150 के ऊपर वाला जो आपका आर्टिकल है वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, उसको याद करना पड़ेगा। तो टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपका ये आपका आर्टिकल 172 में आता है। डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन जो आपका आर्टिकल 174 में आता है। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है किस में आएगा? आर्टिकल 170 में आएगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपका आर्टिकल 169 में होता है। मुझे तो आर्टिकल याद है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे उतने भी जो मैं इसलिए यहाँ पे लिख देता ताकि यहाँ पे कोई गलती ना बच सके, ठीक है। तो आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। यानी किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितनी हो सकती है? तो वो आपका 500 हो सकती है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो 500/3 हो सकता है मैक्सिमम पूछ रहे हैं यहाँ पे। असर्शन रीजनिंग देखिए यहाँ पे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट, यानी किसी भी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। लेकिन जो वहाँ पे जो रिजोल्यूशन पास होता है वो कहाँ पे होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पास होता है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है आर्टिकल 68 का इसमें यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस साल जो है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च होता है? तो आपका 1952 में हो जाएगा। 1952 का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज आल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का आर्किटेक्ट किस कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 हो जाएगा, 1957। नेक्स्ट है यहाँ पे एल एम सिंघवी 1986 हो जाएगा, अशोक मेहता 1977 हो जाएगा, याद रखना है। जी वी राव 1985 हो जाएगा।
तो थुंगा कमेटी 1988 हो जाएगा, गडचिल कमेटी एक बार देख लीजिएगा, एलन सिंह कमेटी 1986 हो जाएगा और जीवी के राव 1985 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक करना है। 73वें संविधान संशोधन जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है पास किया गया था, कब किया गया था? तो 1992 में पास किया गया था, याद रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पावर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पंचायत हैज़ बीन डिस्कस इन द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पंचायत का जो पावर है और उसका सब्जेक्ट है वो किस में डिस्कस किया गया है? 11th शेड्यूल में किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कितने सब्जेक्ट आते हैं उसमें? तो आपका पंचायत में 29 आएगा और जो म्यूनिसिपालिटी है उसमें 18 सब्जेक्ट आते हैं, और ये आपका शेड्यूल 11 में आता है और ये आपका शेड्यूल 12 में आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो हायर एजुकेशन शामिल नहीं किया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 9A वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पार्ट 9A को ऐड किया गया है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? तो यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन एज। तो यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब किस तरीके से होगा? तो आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं किसको? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोविजन जो रिगार्डिंग जो है रिजर्वेशन का वो आपका 243D में दे रखा है, और जो इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल दे रखा है वो आपका 240 यहाँ पे के दे रखा है, 243 होगा। तो यहाँ पे एक ही आपका सही है जो कि ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पे कि यहाँ पे एट प्रेजेंट हाउ मेनी यूटीज आर देयर इन इंडिया। तो 8 यूटी है, याद रखना है। कहाँ पे दे रखा है 8 यूटी? तो आर्टिकल 1 में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान करना है, मिलाते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 37 का ऑप्शन बी दे रखा है यहाँ पे, सही है ऑप्शन बी। चलिए मिलाते हैं कि चुनावी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 29 हो जाएगा। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस में आ जाएगा? तो ये आपका आर्टिकल 326 आ जाएगा। चुनाव कार्य का संचालन चुनाव आयोग द्वारा किस में आएगा? आर्टिकल 324 में आ जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर मतदान सूची में नामांकन से नहीं रोका जा सकता है, आर्टिकल 325। यानी आपका 324 देखो, 324 जो हो जाएगा आपका किससे? इलेक्शन कमीशन से। 325 वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 326 में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हो जाएगा 326, और फिर उसके बाद 327, 328, 329। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। मतलब कौन सी शक्तियाँ निर्वाचन आयोग को प्राप्त है? तो इनमें से जो है कौन सा शक्ति जो आपका निर्वाचन आयोग को दिया गया है, संविधान के द्वारा दिया गया है? तो प्रशासनिक शक्तियाँ जो है आपका दिया गया है, सही बात है। न्यायिक शक्ति इसके पास नहीं है। हाँ, हालांकि जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, लेकिन आपका न्यायिक शक्तियाँ इसको नहीं दे रखा है, क्योंकि जो भी आपका इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है वो आपका फाइनल डिस्प्यूट कहाँ जाता है? आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा। ठीक है, मेनली जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो अर्ध न्यायिक शक्ति दिया गया है, यानी क्वासी जुडिशियल पावर दे है, और सलाहकारी शक्तियाँ दे रखा है, लेकिन न्यायिक शक्ति नहीं दे रखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका एलिमिनेट करेंगे तो ये गया, फिर पहला, तीसरा, चौथा हो जाएगा। तो 38 का सी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा था? ये था आपका दिनेश गोस्वामी समिति। याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग प्रारंभ किया गया था? तो दिनेश गोस्वामी समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें वोहरा समिति जो आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो आपका वोहरा समिति से हुआ है, और ये कब आया था? 1993 में, 1993 में वोहरा समिति आया था। इसके बाद इंद्रजीत सेन गुप्ता समिति, ये भी आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित था। दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित था, जिसमें ईवीएम मशीन का प्रयोग पे बल दिया गया था, जोर दिया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन भारतीय संविधान के किस भाग के उपबंध के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है? तो कौन में? तो आपका भाग 10 में किया जाता है। या क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधों का अंतर्गत प्रशासित किया जाता है? तो भाग 10 में किया जाता है। किसमें? ट्राइबल एरिया और
शेड्यूल एरिया। नेक्स्ट है 41 का बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। पहला देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है आपका, उसके अध्यक्ष का जो कौन करेगा, तो आपका राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति के समक्ष अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका दूसरा गलत है और पहला आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल यहाँ पे एक ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41 का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो राष्ट्रपति के समक्ष अपना रिपोर्ट प्रोसेस करता है वो आपका कौन सा आर्टिकल है, आप मेरे को कमेंट से एक बार देख के बता दीजिएगा आर्टिकल, क्योंकि 323 के आसपास जो है 323 का आर्टिकल जो है 323 के हम लोग तो ट्रिब्यूनल का हम लोग सुनते हैं, 323 ए के आसपास ट्रिब्यूनल हो जाएगा। तो आर्टिकल 323 तो होता है आपका यूपीएससी से संबंधित, लेकिन आपका अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का 323 नहीं होता है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। यहाँ पे राज्य की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये जो है हटाते हैं कौन, तो ये है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष देखना है यहाँ पे 43 का। पहला देखेंगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दूसरा है आपका, देखिए, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। देखिए, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये तो सही है। लेकिन जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता राष्ट्रपति कैसे डिसाइड कर देगा, ये आपका गलत है। योग्यता जो है आपका सिर्फ और सिर्फ संसद डिसाइड करता है, वो हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा आपका सही है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का डी हो जाएगा। अब फिर आपका वित्त आयोग का देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा कितने 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं मेरे। मैं अगर तुक्का लगाऊंगा या तो मैं बी पे लगाऊंगा या फिर 3 पे लगाऊंगा, 2 या 3 पे लगाऊंगा। ठीक है, तब देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है। 44 का जो आंसर दे रखा है बी दे रखा है, 44 का जो आंसर दे रखा है बी दे रखा है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सा 2 स्टेटमेंट सही है, पहला देखते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति आपका कौन देता है, संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है फाइनेंस कमीशन देता है। दूसरा है, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, ठीक है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों को आवेदन पर विचार करना और संघ सरकार तथा राज्य सरकार बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही या नहीं इसकी देख रेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट सही। इस टाइप का बीपीएससी आज तक पूछा नहीं है, ना ही आपका पूछेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब है, बस यूपीएससी में पूछता है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया तरीका। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो 4 का 4 सही नहीं हो सकता है और 4 में से 1 सही यहाँ पे नहीं हो सकता है, या तो 2 सही होगा या फिर 3 सही होगा। आपका मन रहेगा, आप इन दोनों में से जा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने बता भी दिया बहुत बार। आप 1 से लेकर 6 तक आपने टेस्ट सीरीज देख लिया तो आप देखोगे कि मैंने हमेशा यही कहा था, या तो उसमें 2 सही होगा या फिर 3 सही होगा। अब आपका कॉल है कि आप 2 सही मारते हैं या 3 सही मारते हैं। मैं 2 सही पे जाऊँगा क्योंकि 4 में 3 सही होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो संघ तथा यहाँ पे जो है अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, ये तो नहीं कर सकते। भारत की संचित निधि से धन निकालना, ये तो होगा नहीं। प्राप्त करों के भाव को राज्य के बीच में बांटना, दूसरा तो सही है और ये चौथा सही लग रहा है। रिक्त स्थानों को पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर करना है। बताना है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत किया गया है, जीएसटी का। यहाँ पे परिषद का गठन पूछ रहा है। ठीक है, जीएसटी के लिए 3 आर्टिकल है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जीएसटी के लिए कौन सा 3 आर्टिकल है। जीएसटी पहला आर्टिकल है आर्टिकल 246A जिसमें जीएसटी के बारे में है। दूसरा आर्टिकल है 269A जिसमें 269A यानी 269A ये आपका जीएसटी कलेक्शन को बताता है। और एक जो है 279A हो गया जिसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता है। और जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर करती है।
तो यहाँ पे जो क्या कह रहा है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आपका 279A यहाँ पे दे रखा है क्या, 45 का सी दे रखा है, 279A के तहत किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये किया गया था आपका 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है आपका, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। 46 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और संवैधानिक दर्जा क्रमशः कब प्रदान किया गया था। तो याद रखना है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था, वो गठन कब हुआ था, तो ये आपका 1993 में हुआ था और इसको जो आपका संवैधानिक दर्जा मिला था 2018 में। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और संवैधानिक दर्जा 1993 में और 2018 में दिया गया था। आइए रिवाइज करते हैं। यहाँ पे जो है नो पर्सन कैन बी प्रिवेंटेड फॉर इनरोलिंग द वोटर लिस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड सेक्स। जो आपका डिस्क्रिमिनेशन जो आपका किस में नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 325 में नहीं होना चाहिए। इलेक्शन वर्क इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। देखिए पहले चौथा का आंसर का जाएगा 325, डिस्क्रिमिनेशन वाला बात हो गया। अब यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आपका किस में हो जाएगा, 326 में आ जाएगा एडल्ट सफरेज। बैन ऑन इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट इन द इलेक्शन मैटर, यानी इलेक्शन के मैटर में कोर्ट का हस्तक्षेप क्या होगा, बैन होगा। ये आपका सबसे लास्ट वाला आर्टिकल है। और फिर उसके बाद जो आपका इलेक्शन वर्क इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 में कह रहा है कि इलेक्शन का वर्क जो होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाएगा। 324 में सिंपल कह रहा है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। याद रखिए जो बैन वाला होता है, बैन इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट नहीं होगा, ये आपका सबसे इलेक्शन कमीशन का सबसे लास्ट आर्टिकल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के पास कौन कौन सा पावर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, क्वासी जुडिशियल पावर होता है, एडवाइजरी पावर होता है, जुडिशियल पावर नहीं होता है। तो 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी के आधार पर, किस कमिटी के सिफारिशों के आधार पर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज होता है इलेक्शन में। तो ये कौन सा था हमारा, ये था आपका दिनेश गोस्वामी कमेटी। 39 का कौन सा है, दिनेश गोस्वामी कमेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, यानी शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किस प्रोविजन, अंडर द प्रोविजन ऑफ विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट में आता है। तो ये आपका पार्ट 10 में आता है, संविधान के भाग 10 में आपका ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है। तो ऑप्शन डी 40 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा यहाँ पे बताना है कि आर्टिकल 317 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ द जेपीएससी यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और उसके मेंबर होते हैं वो आपका प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है 323 के बारे में, ये आपका आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत है, वैसे मैं भी गलत ही मारता क्योंकि आर्टिकल 323 इससे संबंधित तो है नहीं, यानी आपका ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं है। तो दूसरा आपका गलत है, तो ओनली एक ही स्टेटमेंट है और आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ए मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर को रिमूव कर सकते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा कर सकते हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है आपका उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। असर्शन रीजनिंग देख लीजिए, द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ये आपका गलत है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन नहीं करते, क्वालिफिकेशन कौन करता है, वो आपका पार्लियामेंट करता है। द चेयरमैन एंड द मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपका सही है, पहला गलत है, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका कौन सा, यहाँ पे टू परमिट विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए टू परमिट विड्रॉल यहाँ पे ये नहीं कहते, ये आपका किसका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, पहला तो गलत हो गया। टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ टैक्सेस कलेक्शन अमंग द स्टेट, यानी जो आपका डिस्ट्रीब्यूट करना शेयर ऑफ टैक्स के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना किसमें, अमंग द स्टेट, ये तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा टू कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ स्टेट फॉर ग्रांट इन एड्स, ग्रांट्स आपको ये भेजता है, आपका आर्टिकल 275 में ग्रांट्स है, तो ये आपका ये तो देगा नहीं। टू मॉनिटर या फिर ये भी दे सकता है, यहाँ पे कंसीडर करने का कह रहा है, कंसीडर करने के लिए कह रहा है, तो ये हो सकता है। टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर कलेक्टिंग टैक्सेस एज पर द बजट प्रोविजन,
ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है, ये वाला दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो मॉनिटर करना है रिपोर्ट को, वेदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका बजट प्रोविजन जो के अनुसार जो है आपका टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बजट में जितना दिया गया है वो दे पा रहा है कि नहीं, वो सब यहाँ पे मॉनिटर करना। तो ये हो सकता है 2 स्टेप में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे कर रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है कौन से आर्टिकल में, जीएसटी काउंसिल किस में है आपका 279 ए हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल टाइप आर इस्टेब्लिश, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल टाइप इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में। और नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है फॉर्म किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस किया गया था कब, ठीक है, फॉर्म किया गया था 1993 में और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस 2018 में दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, 102वां संविधान संशोधन था, यानी 182 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। चलिए 48 नंबर देखेंगे, 48 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है, यानी कैग के रिपोर्ट को सबसे पहले किसे दिया जाता है, तो ये जो है हमारा किसको, प्रेसिडेंट को ही दे सकता है, भारत के राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो जो आपका भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के यानी यूनियन का पूछा है, यूनियन का किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को, और वही स्टेट का रहेगा तो किसको देगा, गवर्नर को देगा। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो संसद को संबोधित कौन कर सकता है, सिंपल सा है, एक ही करेगा जो कि भारत के महान्यायवादी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा, यही करते हैं। और संसद में ही, और कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 76 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है, भारतीय महिला आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है, तो ये आपका संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, क्योंकि इसका कोई आर्टिकल नहीं है। संवैधानिक नहीं होगा, सांविधिक हो जाएगा, क्योंकि स्टैच्यूटरी बॉडी है आपके, कौन सा, तो स्टैच्यूटरी बॉडी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आर्टिकल है नहीं, एक्ट के थ्रू बना है, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बना है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैग का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 148 के तहत किया गया है। 49 में क्या है, पावर फंक्शन के बारे में दे रखा है। बाकी आप 146 152 देख लीजिएगा। 152 तो आपका गवर्नर तो नहीं होगा, गवर्नर के आसपास में आ जाएगा, डिफाइन किया गया होगा। नेक्स्ट है, कैग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है, कैग के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करना और प्रस्तुत करना। कैग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय वर्णन बजट को तैयार करना, बजट का तैयार करना इसका काम नहीं है, संघ और फाइनेंस मिनिस्टर का काम हो जाएगा। संघ और राज्य का सरकारों के खातों का ऑडिट करना और शुद्ध कर आय को प्रमाणित करना, जाहिर सी बात है क्या करेगा, ऑडिट ही करेगा, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो हमारा जब सही पूछ रहा है तो सही यही हो जाएगा कि ऑडिट ही करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 52 का बी। नेक्स्ट है, लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 के अनुसार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है, तो सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति जो आपको कौन करेगा, एक उच्च स्तरीय समिति हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, एक उच्च स्तरीय समिति हो जाएगा, 53 का डी हो जाएगा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार। भारत के कैग का कार्यकाल क्या होता है, तो भारत के कैग का कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो कि आर्टिकल 6 होते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आर्टिकल है, यहाँ पे महान्यायवादी है, महान्यायवादी देखेंगे इंग्लिश में 49 का, हाँ अटॉर्नी जनरल वही। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। स्टेट का पूछेगा तो स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है। 165 आर्टिकल होता है और इसका 76।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है। कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल क्या होता है, वह सदन का सदस्य हो सकता है। सही बात है, वह उसका सदन का सदस्य हो सकता है। वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सही बात है। वह कानूनी मामले में भारत सरकार को सलाह दे सकता है। उसे अनुच्छेद 76(3) के तहत भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार तो है। यहाँ पे कौन सा नहीं हो जाएगा यहाँ पे, तो वह यहाँ गलत हो जाएगा। वह सदन का सदस्य हो, मतलब पार्लियामेंट का सदस्य नहीं हो सकता, ये आपका नहीं होता है। तो पहले ये आपका गलत हो जाएगा। वह सदन का सदस्य हो सकता है, ये आपका गलत है। वो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका गलत है। बाकी वो ले सकता है। बाकी वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दे सकता है। और 76(3) के तहत जो है भारत के सभी न्यायालयों में उसका सुनवाई का अधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल की योग्यताएं निम्नलिखित में किसके समान है, तो किसके समान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के योग्य होता है। तो अटॉर्नी जनरल की योग्यताएं जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के योग्य होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य के महाधिवक्ता का नहीं है। तो राज्य के महाधिवक्ता का कौन सा कार्य नहीं हो जाएगा, तो कानूनी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देता है, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी कर्तव्यों का पालन करता है और सालसा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये आपका गलत है। ये आपका गलत है यहाँ पे। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, आपका तीसरा गलत है। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, ये भी तो उतना ही होगा। तो महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, 59 का। तो ये होता है आपका राज्यपाल की इच्छा पर कोई निश्चित अवधि तक पद धारण नहीं करता है। ये आपका राज्यपाल की इच्छा तक होता है। ये आपका दे रखा है। महाधिवक्ता आर्टिकल कौन सा है, 165 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने योजना और नीति निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है। तो ये है आपका नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण। नीति आयोग ने योजना और नीति निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है, आपका बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। सिंपल सा इंग्लिश में कहेंगे बॉटम अप अप्रोच। और जो है आपका किस पे बात, अगर पूछेगा किस बेसिस पे काम करता है, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है। हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिएगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति जो है आयोग का उद्देश्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हो गया। और 61 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर जो दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय संसाधन आवंटित करना। तो ये किसका काम है, ये आपका फाइनेंस कमीशन का काम है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, 280 हो जाएगा। तो नीति आयोग का काम क्या है, तो नीति आयोग का काम है संरचनात्मक समर्थन के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। यही आपका सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो जाएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना हो जाएगा। सतत विकास और नवाचार को प्रोत्साहन करना, जाहिर सी बात है SDG इंडेक्स को निकालता है, नीति आयोग निकालता है। ये तो आपका फाइनेंस कमीशन हो जाएगा। और सरकार को रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति मार्गदर्शन प्रदर्शन करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके अरविंद पंगड़िया। पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पंगड़िया। चलिए रिवीजन करते हैं हम लोग यहाँ पे। द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन आर फर्स्ट प्रेजेंटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अगर कह रहा है कि जो कैग का जो रिपोर्ट है किसके लिए, यूनियन का, कैग का रिपोर्ट यूनियन के लिए सबसे पहले किसको सबमिट करते हैं, तो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। अगर वही कैग जो है आपका अगर किसी भी स्टेट का रहेगा तो वो आपका गवर्नर को, उस स्टेट के गवर्नर को देगा, रिपोर्ट सौंपेगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को एड्रेस करना किसका राइट है, तो आपका अटॉर्नी जनरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो किस टाइप का इंस्टीट्यूट है, तो आपका स्टैचुरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कैग मेंशन। कैग किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 148 में मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ कैग। कैग का रोल क्या है, कौन सा ट्रू पूछ रहा है। तो प्रिपेयरिंग द बजट प्रिपेयर तो ये करेगा नहीं, फाइनेंस कमीशन का काम है। ऑडिटिंग द रिपोर्ट, यही आपका कि ऑडिट करना, रिपोर्ट के ऑडिट करना। ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ द यूनियन और स्टेट के अकाउंट को ऑडिट करना, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 150 ऑडिट करना।
हु अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज पर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट कब आया था? 2013 में आया था। इसके अकॉर्डिंग जो आपका सीबीआई का डायरेक्टर को नियुक्ति कौन करता है? तो एक हाई लेवल कमेटी नियुक्त करती है। द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ क्या होता है? 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? सबसे ऊंचा लॉ ऑफिसर कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 हो जाएगा, याद रखना है। 55 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 55 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। 55 का ऑप्शन सी दे रखा है यहाँ पे, हाँ, अटॉर्नी जनरल। 56 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल क्या नहीं है? सही है नहीं, टू अ मेंबर ऑफ द हाउस, यानी पार्लियामेंट का मेंबर है, ये आपका नहीं होगा। बाकी जो है आपका प्रोसीजिंग में भाग लेता है पार्लियामेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल मैटर में एडवाइस करता है, और जो आपका सारे कोर्ट में क्या है, ये ऑडियंस की तरह इसके पास राइट टू ऑडियंस है प्रत्येक कोर्ट में। द क्वालिफिकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल क्या है? ये है आपका एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंट होने के बराबर में है, इसका एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है। वही अटॉर्नी जनरल बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, जो क्वालिफिकेशन है उनके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का क्या फंक्शन नहीं है? तो आपका जो है आपका एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट और लीगल मैटर, स्टेट गवर्नमेंट के लीगल मैटर पे एडवाइस करता है, सही बात है। परफॉर्म द लीगल ड्यूटी असाइन बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा जो भी लीगल ड्यूटी असाइन किया गया है उसको भी दिखेगा, सही बात है। सालसा का चेयरमैन, ये आपका गलत दे रखा है। बाकी जो है आपका ये भी आपका करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे ये आपका गलत दे रखा है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल? एडवोकेट जनरल के टर्म्स ऑफिस क्या है आपका? नो फिक्स टर्म, कोई भी टर्म नहीं है, और ये प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर के प्लेजर पे है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग एडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच? नीति आयोग जो आपका बॉटम टू टॉप अप्रोच है, बॉटम टॉप अप्रोच है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव नीति आयोग? नीति आयोग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये तो है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, ये तो सही है, पहला सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगा, ये भी सही है। फाइनेंस रिसोर्स को जो है स्टेट और यूटी में नहीं बांटता है, ये आपका गलत दे रखा है कि ये काम किसका है? फाइनेंस कमीशन काम है। और प्रोवाइड द स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी देता है, ये भी गवर्नमेंट को, ऑप्शन डी भी सही है। पहले वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? तो अरविंद पंघड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। योजना निर्माण में केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय के प्रमुख मंच के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थान किस निकाय ने लिया है? तो एनडीसी का निकाय के रूप में किसने लिया है? ये जो लिया है आपका नीति आयोग ने लिया गया है, नीति आयोग की शासी परिषद द्वारा। तो योजना निर्माण में केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय के मुख्य प्रमुख मंच के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थान किस निकाय ने लिया है? तो आपका नीति आयोग का शासी परिषद ने लिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का नहीं है? तो ये है कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का एनएचआरसी का पार्ट नहीं है, बताना है यहाँ पे। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मानवाधिकार के उल्लंघन को दंडित करना, ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो दंड नहीं दे सकता है। बाकी मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत का जांच कर सकता है, मानवाधिकार संबंधी जागरूकता को बढ़ावा दे सकता है, मानवाधिकार की रक्षा के लिए संविधान के तहत सुरक्षा उपायों को समीक्षा कर सकता है। तो तीनों चीज़ कर सकता है, लेकिन आपका जो भी उल्लंघन करेगा उसको दंड नहीं दे सकता है, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मामले की सुनवाई कौन करता है? तो कौन कर सकता है? ये करेगा आपका स्वयं शिकायत द्वारा न्यायालय द्वारा संदर्भित, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी मामले की सुनवाई कर सकता है स्वयं, यानी स्वप्रेरणा से शिकायत द्वारा या न्यायालय द्वारा संदर्भित। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो आपका 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो आपका 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर बाल अधिकार के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य की निगरानी करता है? तो किस कार्य की निगरानी करेगा? तो सभी कार्य का। कौन कौन सा? शिक्षक अधिकार अधिनियम 2019, बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम, ये भी हो जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम, तीनों जो है आपका कौन देखेगा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तीनों। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये था आपका संथनम कमेटी।
तो केंद्रीय सीबीसी की स्थापना जो आपका संथनम कमेटी के सिफारिश पे किया गया था। 68 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारिया कमेटी किसके लिए था? सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए था। पंछी कमीशन भी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए था, याद रखना है। और संथनम कमेटी जो आपका करप्शन के लिए था। नेक्स्ट है सीबीसी के पास भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की स्वतंत्र शक्तियाँ हैं। स्वतंत्र शक्तियाँ हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सीबीसी अधिनियम 2003 के तहत एक वैधानिक निकाय है। सही बात है, सिंपल से दे रखा है। सीबीसी एक्ट दे रखा है, 2003 के तहत बनाया गया है, तो ये तो गलती नहीं होता है। बाकी पहला सही है, पहला गलत है। तो सीबीसी जो है आपको इसको भ्रष्ट अधिकारियों को मुकदमा चलाने का स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं है। अगर स्वतंत्र शक्तियाँ होता तो आज तो बहुत सारे राजनेता जो है जेल के हवा खा रहे होते हैं। तो आप इसी से भी समझ सकते हैं किसी के पास जो है आपका स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं है एक्सेप्ट जुडिशरी के पास। तो बाकी जो है पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 69 का सी हो जाएगा। 70 नंबर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बताना है। पहला देखते हैं, यह एक संवैधानिक निकाय है। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है? इसका कोई आर्टिकल है? आपको याद आ रहा है कोई आर्टिकल? इसका कोई भी आर्टिकल नहीं है। ये आपका यानी जिसका आर्टिकल नहीं है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। यह अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। जांच तो कर ही सकता है, ये इतना तो ये सिंपल इसका फंक्शन ही होगा, नाम से ही फंक्शन दिख रहा है। यह अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के लिए सिफारिश करता है। सिफारिश तो कोई भी कर सकता है, ये भी हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला आपका गलत है। पहला आपका गलत है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, 2 एंड 3। नेक्स्ट है आपका आरटीआई के संबंध में बताना है कौन सा यहाँ पे विकल्प सही है। तो 71 का जो आंसर मैं सीधा बता देता हूँ, इसका आंसर बी है। यहाँ पे दे रखा है, बी दे रखा है। ए का 2 देख रहा है। ए का 2 कौन सा है? केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्र के सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ अपील करेगा। फिर जो है राज्य सूचना आयोग क्या करेगा? बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। राज्य के सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध अपील करेगा। और तीसरा है सी का 3, जन सूचना अधिकारी, तो जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सिंपल है। आपका राज्य का किस में जाएगा? राज्य में जाएगा। केंद्र का केंद्र में जाएगा। और सूचना का सूचना में चल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था, यहाँ पे आसानी से पहचान सकते थे। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग। आज तक कभी इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है राज्य सूचना आयोग पे। राज्य सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो 72 नंबर का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आपका गलत दे रखा है। बाकी जो है राज्य सूचना आयोग, इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ना कि आपका प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्य सूचना आयुक्त को राज्य के भीतर आरटीआई अधिनियम के तहत मामले की जांच करने का अधिकार है। सही बात है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है आपका? ये आपका राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट है 73 है राज्य सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 ने निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किया था? तो कौन सा परिवर्तन किया था कि सीआईसी और एसआईसी का कार्यकाल और वेतन केंद्र सरकार के नियमों के अधीन कर दिया गया था। तो याद रखना है कि जो आपका सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत में जो सीआईसी होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और एसआईसी होते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, का कार्यकाल जो आपका एसआईसी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। कार्यकाल का वेतन और केंद्र जो है वेतन, कार्यकाल और वेतन जो है केंद्र सरकार के नियम के अधीन कर दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीबीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है बताना है यहाँ पे कि पहला इसका गठन जो है, इसका गठन संथनम समिति 1962 की सिफारिश पर किया गया था। सही है कि इसका गठन जो है 1962 में संथनम समिति की सिफारिश पर किया गया था। और कौन सा एक्ट आता है? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसको 1946 के अंदर इसको पावर मिलता है। तो सीबीआई को जो पावर मिलता है वो किसके अंडर में? दिल्ली स्पेशल, दिल्ली कैसे नाम याद नहीं आ रहा है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 1946 के तहत इसको पावर मिलता है सीबीआई को। तो पहला सही है। सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और विशेष अपराधों के संबंध मामले में जांच करता है। दोनों आपका इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही सही बात है। तो 74 का हमारा सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे विच बॉडी रिप्लेस द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एज द की प्लेटफॉर्म फॉर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, यानी सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के प्लानिंग में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के तो मेन जो है एनडीसी को कौन रिप्लेस किया है, तो आपका नीति आयोग का गवर्नमेंट काउंसिल हो जाएगा, गवर्निंग काउंसिल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को, उसी तरह से एनडीसी को रिप्लेस किया है नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, एनएचआरसी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है पूछ रहा है, तो 64 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा एनएचआरसी का फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्वायर करना कंप्लेंट को ह्यूमन राइट का वॉयलेशन का। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट का कमीशन का फंक्शन क्या नहीं है पूछा है, तो इंक्वायर करता है कंप्लेंट को ह्यूमन राइट वॉयलेशन, तो ये तो सही है, वो ह्यूमन राइट का वॉयलेशन जो होगा जहाँ पे उसके कंप्लेंट को इंक्वायर करेगा। प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट अवेयरनेस, ह्यूमन राइट अवेयरनेस को भी बढ़ाएगा। पनिशिंग द वॉलेटर ऑफ ह्यूमन राइट के वॉलेटर को ये पनिश नहीं कर सकता, इसके पास इतनी ताकत नहीं है। और रिव्यू करता है सेफ गार्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो अगर ह्यूमन राइट को सेफ गार्ड करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में बता सकता है कि आप रिव्यू कर सकता है कि आप इस आर्टिकल को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये सिफारिश दे सकता है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका गलत हो जाए। नेक्स्ट है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन टेक अप केस, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है एक केस को ले सकता है सुओ मोटो आधार पे बाई कंप्लेंट, सुओ मोटो से ले सकता है, कंप्लेंट से ले सकता है और कोर्ट रेफर से ले सकता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था, 1992 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR मॉनिटर फॉर चाइल्ड राइट, यानी इनमें से कौन सा एक्ट है डज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो आपका मॉनिटर करता है चाइल्ड राइट को, तो सारे एक्ट को करता है, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, ऑल ऑफ द हो जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस है, चाइल्ड लेबर एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, किस कमेटी के अधिकार पे जो आपका आधार पे CVC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये था आपका कौन सा, संथनम कमेटी। सरकारिया कमेटी सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फिर आपका पंची कमेटी सेंट्रल स्टेट कमीशन। आप मेरे को बताइएगा मलीमात कमेटी किसके संबंधित था, मलीमात कमेटी किस लिए था। नेक्स्ट है यहाँ पे द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो आपका हैज़ एन इंडिपेंडेंट पावर टू द प्रोसिक्यूट करप्ट ऑफिसर, करप्ट ऑफिसर, ये तो पहला गलत है, मैंने बता दिया कि अगर ऐसा होता तो सारे के सारे जो नेता हैं आज जेल में होते CVC के थ्रू, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। CVC जो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर CVC एक्ट 2003, सिंपल है, सिंपल स्टेटमेंट है, ए रॉन्ग है, आर सही है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का कोई आर्टिकल देखा है, नहीं देखा है, तो यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो पहला गलत, ये गलत और ये गलत, एक ही ऑप्शन बचता है जो कि 2 और 3 हो जाएगा। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है आपका क्या करता है, इट कैन इन्वेस्टिगेट मैटर, ये मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है, किससे रिलेटेड, तो ये रिलेटेड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सेफगार्ड के लिए। ये रिकमेंड करता है किसके स्टेप लेना है, किसके लिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम, यानी माइनॉरिटी के लिए जो वेलफेयर स्कीम होते हैं उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को उसको रिकमेंड करने के लिए। नेक्स्ट है फिर बताना है यहाँ पर, सेंट्रल है तो सेंट्रल देखेगा, स्टेट है तो स्टेट को देखेगा, और यहाँ पे पब्लिक है तो प्रोविजन यहाँ पे प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन का CIC अपील अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सेंटर, सेंटर के पब्लिक अथॉरिटी को अपील अगेंस्ट, यानी किसके अगेंस्ट में, सेंटर के पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में, जो अगर आपको अपील करना है तो आपका CIC में जाना है। अगर स्टेट के पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में आपको अपील करना है तो आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाना है। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा, A का 2, B का 1, C का 3, तो ये आपका ऑप्शन B हो जाएगा। और 72 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, तो कौन सा सही नहीं है, तो 72 का आपका B आपका सही नहीं है। बाकी द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये आपका गलत है, ये आपका प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होते, ये आपका गवर्नर के द्वारा होते हैं।
किसके द्वारा होते हैं, स्टेट वाला गवर्नर के द्वारा होते हैं। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है पावर होता है इनके पास, ये इंक्वायर कर सकते हैं मैटर को अंडर आरटीआई एक्ट विद इन द स्टेट। किसी भी स्टेट में आरटीआई एक्ट के तहत जो भी आपका कंप्लेंट होगा उसको इंक्वायर कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, इंक्वायर। और द टेन्योर होता है ऐसा एसआईसी का क्या होता है, ये आपका डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका डिसीजन डिसाइड होता है टेन्योर। और 73 नंबर है द राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आपका मेड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, कौन कौन सा चेंज यहाँ पे लाया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या गया था, यहाँ पे जो था जो टेन्योर जो है आपका टेन्योर और सैलरी जो है सीआईसी का और एसआईसी का किसके अंडर ले आया, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ले आया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आपका ये आपका क्या चेंज लाया कि यहाँ पे जो टेन्योर और सैलरी है सीआईसी और एसआईसी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ले आया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, यहाँ पे द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, यानी करेक्ट पूछ रहा है। तो सीबीआई जो है फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथनम कमेटी 1962, संथनम कमेटी की सिफारिश के आधार पे सीबीआई का फॉर्मेशन हुआ था, याद रखना 1962 में। और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, 1946 का ये एक्ट है, इसके तहत इसको पावर मिलता है सीबीआई को। तो पहला सही है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट द केसेस, सीबीआई केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है रिलेटेड टू करप्शन, करप्शन के रिलेटेड, इकोनॉमिक क्राइम के रिलेटेड और स्पेशल क्राइम के रिलेटेड। तो यहाँ पे दूसरा भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। और बाकी जो इसका पीडीएफ हम अपने पीडीएफ जो है 1 से लेकर 6 तक का हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको ज्वाइन करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।